नाम है अपने लेसन का लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन। अब ऑलरेडी हम लोग इसमें फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कोलिजन हो चुका है, देखो क्या क्या टॉपिक हो चुके हैं, फोर्स और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड है अपना, ठीक है। उसके बाद कोलिजन, ये एक मेजर टॉपिक है जो हमने पिछले कुछ क्लास में कवर किया है। अगेन इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। और थोड़ा सा डिफिकल्ट समझ सकते हो आप इस टॉपिक को, थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट, नॉट टू मच बट स्लाइटली। बाकी इस लेसन में कुछ डिफिकल्ट नहीं है, और पूरे फिजिक्स में भी यही आप समझ सकते हो कि यही टॉपिक है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए या मैथमेटिकली। अब जो अगला टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास, टॉर्क, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज रिलेटेड टू समथिंग कॉल्ड रोटेशन, ठीक है। डिटेल में रोटेशन हम लोग 12th में पढ़ने वाले हैं, रोटेशनल मोशन, बट अभी हम लोग सिर्फ इसका जो बेस है वो बनाएंगे, तो ये बेसिक है सब, ठीक है। तो आज की क्लास में अपना ये सब डिस्कशन होने वाला है कि टॉर्क क्या होता है और चीज़ों को रोटेट कैसे करते हैं। फिर इक्विलिब्रियम एक टॉपिक है, वो भी हम लोग पढ़ने वाले, इसी के अंडर में आता है। एंड सर मैकेनिकल टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, अलग अलग इक्विलिब्रियम होते हैं, तो उसमें ये जो टाइप है दिस इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो पढ़ेंगे हम लोग क्या है। तो सबसे पहले तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं, सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। सपोज आई हैव, लेट अस से स्पेस में ही करते हैं, रियल वर्ल्ड में करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे, अगर मैं इसको एक फोर्स दे दूं, ठीक है, लेट अस से इस डायरेक्शन में फोर्स दिया, व्हाट विल हैपन इफ आई exert this force in this direction, what will happen? Object will move. It will accelerate in this direction. Move तो करेगा, obvious बात है, but it will accelerate. क्या फर्क है move करने में और accelerate करने में? सर एक्सेलरेशन में ग्रेविटी भी वर्क करेगी। नहीं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद करो जरा। यस सर। फर्स्ट लॉ क्या था? An object continues to remain at rest or in motion. अगर ये मोशन में है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो ये मूव करते रहेगा बिना किसी फोर्स के। तो इसलिए अगर मैं बोलता हूँ कि फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही नहीं है, बट फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होता है, सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। न्यूटन का सेकंड लॉ, F इक्वल टू ma। मास तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर याद है ना सभी को? हाँ, तो मास स्केलर क्वांटिटी है और कांस्टेंट भी होता है जनरली। सो एक्सेलरेशन जिस तरफ उसी तरफ फोर्स, ठीक है, या फिर फोर्स जिस तरफ उसी तरफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये दोनों रिलेटेड है। अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, ठीक है, वो रेस्ट पे है या वो यूनिफॉर्म मोशन में, कुछ भी है, दोनों ही केस में जब मैं फोर्स लगाऊंगा उसी डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा। वेदर इट विल मूव और नॉट दैट इज अदर केस, बट इट विल एक्सेलरेट इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। तो अब ये केस में सपोज मैंने फोर्स लगाया, तो लेट अस से सिंपल केस लेते हैं, दिस इज एट रेस्ट एंड इफ आई एक्सर्ट फोर्स, व्हाट विल हैपन? इट विल एक्सेलरेट इन दिस डायरेक्शन एंड इट विल मूव इन स्ट्रेट लाइन, सिंपल केस है, ठीक है। अब सिंगल फोर्स अगर लगाएंगे तो जो मोशन होगा, अगर हम देखेंगे ये केस में, तो इट इज इन स्ट्रेट लाइन। अगर u स्पीड से मूव कर रहा है, इफ आई एक्सर्ट फोर्स इन दिस डायरेक्शन, व्हाट विल हैपन? u स्पीड से मूव कर रहा है और मैंने फोर्स लगा दिया, व्हाट विल हैपन? क्या इसका डायरेक्शन चेंज होगा इस फोर्स से? नहीं। क्या इसका स्पीड बढ़ेगा? हाँ, द स्पीड विल इंक्रीज। लेट अस से 10 मीटर पर सेकंड अभी है, तो इट विल इंक्रीज टू एनी अदर वैल्यू, 20 30 कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फोर्स और डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम के लिए लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स लगाया सेम डायरेक्शन में, स्पीड इंक्रीजेस। उल्टा कर देते हैं, फोर्स को पीछे की तरफ लगाते हैं, ऐसा 10 की स्पीड से ही चल रहा है, अब क्या होगा? इतना जल्दी नहीं चेंज होगी। 10 की स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा है, फोर्स लगाया, इट्स स्पीड विल डिक्रीज टू 0। 0 होने के बाद ऑब्वियस बात है इट विल मूव बैकवर्ड्स, तो वो अपना डायरेक्शन बाद में चेंज करेगा। सो इट विल मूव लाइक दिस, यहाँ तक स्पीड 0 हो जाएगा इस पॉइंट पे, दिस इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट, एंड देन इट विल कम बैक। क्यों पीछे आएगा? क्योंकि 0 स्पीड पे है, सो इट इज एट रेस्ट और पीछे फोर्स लग रहा है, तो उस तरह एक्सेलरेट होगा, ठीक है। दोनों ही केस में
स्पीड बढ़े या घटे, एक्सेलरेशन जो होगा वो फोर्स की डायरेक्शन में होगा। पहले केस में फोर्स आगे था, एक्सेलरेशन आगे। दूसरी केस में भले ही ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहे हैं, फोर्स पीछे है, तो एक्सेलरेशन किधर? पीछे ही रहेगा। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है? फोर्स। कौन नहीं डिसाइड करता? वेलोसिटी। वेलोसिटी कैन नॉट डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ये क्लियर रखो, ठीक है। सपोज मैंने ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, ऊपर फेंका, बॉल को ऊपर फेंका, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड। क्यों? मैं जब किसी चीज को ऊपर फेंक रहा हूँ, जब वो ऑब्जेक्ट मेरे हाथ से छूट गया तो मैं उस पर फोर्स लगा सकता हूँ क्या? नहीं। मेरे पास कोई मैजिक तो है नहीं, तो उस पर कौन फोर्स लगाएगा? ग्रेविटी कहाँ है? डाउनवर्ड है, इसलिए एक्सेलरेशन नीचे, विच इज जी। इसको हम लोग जी बोलते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कुछ बेसिक है, याद रखो। तो हमें क्या पता चला? अगर फोर्स लगेगा तो देयर विल बी लीनियर एक्सेलरेशन, और वी कैन से ऑब्जेक्ट इज इन लीनियर मोशन। जनरली की ज्यादातर केस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट इज इन लीनियर मोशन। सो इफ आई वांट टू टर्न दिस ऑब्जेक्ट, तो क्या ये फोर्स से कर सकते हैं? कैन वी टर्न ऑब्जेक्ट, जो भी मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया है, यूजिंग अ फोर्स, यूजिंग अ सिंगल फोर्स या फिर यूजिंग अ फोर्स? एक फोर्स से क्या मैं इसको टर्न कर सकता हूँ? सोचो, क्या अकेले फोर्स से ये टर्न हो जाएगा? किस तरफ से लगाने पे ये टर्न होगा? सोचो, एक फोर्स लगाता है इस पे, स्पेस में है अभी ये, एक ही फोर्स लगाना है। नीचे से ऊपर से, अगर ऐसे लगा दे नीचे से, साइड से लगाएंगे, नहीं टर्न कर रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पर एक और फोर्स है, ग्रेविटी, ठीक है। मैंने उसको बैलेंस करने के लिए इसको टाइट पकड़ा है, लूज पकड़ेंगे तो ग्रेविटी उसको टर्न कर रही है, ठीक है। लेकिन ग्रेविटी टर्न करते वक्त भी देखोगे सिंगल फोर्स यहाँ है, लेकिन दूसरा फोर्स मैंने यहाँ लगाया है। अकेला फोर्स कभी भी टर्न नहीं कर सकता। सोच लो, इस तरफ लगाओ, मेरी तरफ लगाओ, ऊपर लगाओ, साइड से लगाओ, बीच में, किधर से भी लगाओ, सिंगल फोर्स कैन नॉट टर्न एनी ऑब्जेक्ट। तो सोचो, दरवाजे को तो हम लोग पुश या पुल करते हैं, तो एक ही फोर्स लगाते हैं, तो दरवाजा क्यों टर्न करता है? व्हाई डू इट टर्न्स? क्या होगा रीजन? दरवाजा टर्न करता है ना, एक ही तो फोर्स लगता है। अपना डोर है यहाँ पर एंट्री का, एक ही तरफ से फोर्स लगाया तो भी टर्न करता है, ऐसा क्यों? तो क्या पर फिजिक्स गड़बड़ है, या कोई और फोर्स है दरवाजे में किसी और जगह? जैसे यहाँ पर था, अगर मैंने यहाँ पकड़ा हुआ है, ग्रेविटी उसको नीचे टर्न कर रही है, तो मैंने यहाँ पकड़ा हुआ है, ये एक और फोर्स है। दरवाजे में हिंजेस, डोर जो होता है अपना, जैसे से ये डोर है, हम लोग टॉप सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर हिंज होती है, हिंज। जैसे ही डोर को हम यहाँ से पुश करेंगे, हमने फोर्स लगाया, इट टर्न्स लाइक दिस। क्यों टर्न कर पाता है? बिकॉज ये जो हिंज है, ये दूसरा एक फोर्स देती है, विच इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स, और ये दोनों फोर्स मिला के उसको एक्चुअली टर्न कर रहा है। या फिर आप सोच सकते हो कि ये पॉइंट अगर फिक्स है, if this is a fixed point, one point of the body is fixed, then the other point, if the force is exerted other than any, or let us say at any other point of the body, then the body will turn, if one of the point is fixed, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क होता क्या है? इट इज मेजर ऑफ हाउ मच देयर इज रोटेशन इन अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर हाउ मच रोटेशन अ फोर्स कैन प्रोड्यूस, एंड इट इज टॉर्क, एंड इट इज डिफाइंड एज फोर्स, ये जो फोर्स लगा वो मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस r, या प्रैक्टिकली इट इज r परपेंडिकुलर। r परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है वो समझो। ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, ये डिस्टेंस, दिस इज आवर फिक्स्ड पॉइंट। नाउ इमेजिन देयर इज अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ऐसा जा रहा है एक लाइन, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये डोर टर्न कर रहा है, ये इस इमेजिनरी लाइन के अक्रॉस घूम रहा है, सो दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस। यहाँ से ऐसा एक लाइन जा रही है, इमेजिन करना आपको, दिस इज एक्सिस। अगर इसका साइड व्यू लेंगे तो ऐसा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये उसकी एक्सिस है, और ये ऐसे टर्न कर रहा है लाइक दिस, अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ। फोर्स ऐसे लगाया या फिर बाहर लगाया, पुल या पुश। तो यहाँ पर ये वाली सिचुएशन है। सो व्हाट इज r परपेंडिकुलर? इट इज डिस्टेंस बिटवीन दिस फोर्स, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस, ठीक है। अब इस केस में देखोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस एक ही है।
अब ये टर्न हो गया, सोचो ऐसा ऐसा हो गया फोर्स लगाने की वजह से। अब इस जगह पे मेरा डोर इतना खुला हुआ है और मुझे इसको पूरा खोलना है, तो इस केस में मेरा फोर्स, मैं अगर ऐसा ही लगाऊं, ऐसा ही सेम, तो भी डोर खुलेगा, ठीक है, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तो अब आर परपेंडिकुलर कितना होगा, दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज माय लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये हो गया आर परपेंडिकुलर। सो आर परपेंडिकुलर विल चेंज एज दिस एंगल चेंजेस, ठीक है, तो वो चेंज होगा। और इसके लिए वेक्टर फॉर्मूला भी है, वो भी बता देता हूँ। सिंस फोर्स इज वेक्टर, टॉर्क इज ऑल्सो वेक्टर, तो टॉर्क जो है वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। टॉर्क को कैसे लिखेंगे वेक्टर में, आर क्रॉस एफ। एक्सपांड कर देंगे, मैग्नीट्यूड अगर लेनी है इसकी, टॉर्क वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा आर एफ साइन थीटा। ए बार क्रॉस बी बार क्या होता है, इट इज ए बी साइन थीटा। याद है क्या कुछ? ए बार डॉट बी बार क्या होता है, ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। तो अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कॉस आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए बार क्रॉस बी बार, देन दिस विल बी ए बी साइन थीटा, और एन कैप, एन कैप नॉर्मल वेक्टर है, ए और बी, अगर ये प्लेन में तो एन कैप ऐसा या अंदर होगा, दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में। तो यहाँ साइन आता है, यहाँ कॉस आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन, डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है। तो यहाँ क्या आ रहा है, साइन आ रहा है बिकॉज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। थोड़ा सा देखो, आर साइन थीटा को मैं एक ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये एफ को साइड में लिखते हैं, यहाँ डायग्राम में लिखना, एफ और आर के बीच में एंगल बोला है, तो ये मेरा एफ का लाइन, ये मेरा आर, कहाँ गया ये वाला, सॉरी आर, दिस विल बी माय आर, एक्चुअल आर ये रहेगा, ये आर परपेंडिकुलर है, मतलब आर का, आर वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दिस आर इज पोजीशन वेक्टर। सो लेट अस से दिस इज माय आर वेक्टर, दिस इज माय एफ वेक्टर, और ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो अब यहाँ ट्राइंगल दिख रहा है आपको, कैन यू सी द ट्राइंगल, हाँ राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा बना, ये डायरेक्शंस के लिए मैंने बनाया है ट्राइंगल, ठीक है, ये अपना वेक्टर, ये अपना वेक्टर, और ये उसकी डायरेक्शन पे से बनाया ये एंगल, और ये ट्राइंगल बन गया। अब यहाँ इस ट्राइंगल में साइन थीटा क्या हो जाएगा बताओ मुझे, दिस साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, लेट अस से इसको अपोजिट साइड को ओपीपी बोलते हैं, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस कितना है, आर है, तो आर साइन थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड। इफ यू लुक एट दिस पार्ट, दिस इज प्रैक्टिकली आर परपेंडिकुलर, ये है क्या, ये आर परपेंडिकुलर है, सो दिस इज आर परपेंडिकुलर। तो प्रैक्टिकली ये जो मैंने लिखा ना फॉर्मूला, ये वेक्टर फॉर्मूला का ही शॉर्ट फॉर्म लिखा, दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर इनटू एफ, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। ये जो सिंबल है ऐसा, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं हम लोग टाउ, ग्रीक सिंबल है, ग्रीक लेटर्स हम लोग यूज करते हैं ना बहुत जगह, तो दिस इज ग्रीक सिंबल टाउ, टाउ बोलते हैं, कुछ लोग टाउ बोलते हैं, आपको जो बोलते हैं बोलो, ठीक है। तो ये आपको टॉर्क के बारे में याद रखना है। सो टॉर्क इज अ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस टर्निंग इफेक्ट, ठीक है, या फिर इसके अलग अलग डेफिनेशन है बुक में, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ एनी बॉडी इज मेजर्ड एज टॉर्क, ठीक है, कोई चीज टर्न कर रही है तो उसको मेजर कैसे करेंगे, टॉर्क से। अब टॉर्क में ना एक और कंसेप्ट है, टॉर्क से ही रिलेटेड, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट को टर्न करने के लिए क्या कंडीशन थी, एक जगह फोर्स लगाओ, दूसरी तरफ फिक्स कर दो, फिक्स कर रहा है मतलब वहां पर एक्चुअली रिएक्शन फोर्स आ रहा है जो उसको टर्न करने में हेल्प कर रहा है। अगर मेरे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो एक तरफ फिक्स नहीं है और फिर भी उसको टर्न करना है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट कहीं पे भी फिक्स नहीं है, स्पेस में है, इमेजिन कर लो कि मैंने इसको पकड़ा भी नहीं है तो स्पेस में है, तो इसको कैसे टर्न करेंगे, सो सिंगल फोर्स से काम नहीं बनने वाला, यहाँ दिख रहा है। सो देयर आर टू फोर्सेस रिक्वायर्ड, कैसे फोर्स लगाने पड़ेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैंने एक इधर लगाया ऊपर की तरफ, एक नीचे लगाया, क्या ये रोटेट कर रहा है, क्या कंडीशन है, एक और अलग अलग पॉइंट्स पे लगने चाहिए, ठीक है, अलग पॉइंट, कौन से अलग पॉइंट्स पे, कोई भी अलग पॉइंट अदर देन दीस पॉइंट्स, कहीं पे भी अलग अलग जगह लगा दो फोर्स, दिस विल टर्न द ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। डायग्राम बना देता हूँ, इफ दिस इज माय ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट्स ले रहा हूँ मैं, दिस इज वन फोर्स and this is another force, equal in magnitude and opposite in direction, then these forces can produce
टर्निंग इफेक्ट। लेट अस से ये एक्सिस है तो ये इसको ऐसा टर्न कर सकता है अबाउट दिस एक्सिस ऐसा, ठीक है। तो इस तरह के जो फोर्सेस है विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, और भी इसमें एक और कंडीशन क्या बताई मैंने, मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट है, एंड एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पर हम लोग एक्सटेंडेड बॉडी ले रहे हैं, पॉइंट मास नहीं ले रहे, याद रखो, ठीक है। जनरली काइनेमेटिक्स में या लॉज ऑफ मोशन में हम लोग ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट मास लेते हैं, यहाँ पर हम लोग बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं। उसका रीजन है क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स बताना है अपने को। सो एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द बॉडी, ये अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ऐसा फोर्स ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकता है। प्रैक्टिकली ये एक फोर्स नहीं है, देयर आर टू फोर्सेस, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज कपल। इसको हम लोग कपल बोलते हैं क्योंकि जोड़ी है, ठीक है। और कैसी है, इक्वल फोर्सेस है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, द डायरेक्शन इज अपोजिट एंड दे आर एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ बॉडी। सपोज, अब एक और केस लेते हैं, सपोज सेम बॉडी लिया, दोनों फोर्सेस इक्वल भी है, अपोजिट भी है, और उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो क्या होगा, रेस्ट पे रहेगा, रोटेट नहीं करेगा। तो ये कौन से फोर्सेस है, इस तरह के फोर्सेस को क्या बोलते हैं हम लोग, 9th क्लास में पढ़ा है हमने, बैलेंस फोर्स पढ़ा था क्या 9th में, ऐसा कुछ है ना। मैंने 9th को भी पढ़ा है इसलिए मुझे पता है, मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर ग्रेजुएशन तक सबको पढ़ाया है, सबका सिलेबस पता है मुझे, ठीक है। देखो, एक नीचे से फोर्स लग रहा है, एक ऊपर से लग रहा है, इससे क्या हो गया, ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो गए, एंड सच फोर्सेस आर कॉल्ड डायरेक्ट फोर्सेस। इन दिस केस नेट फोर्स इज 0, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, नेट फोर्स 0 हो गया। तो ऐसी कंडीशन में तो ना तो ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन, ना ही रोटेशन होगा, तो ये नहीं चलेगा। इसलिए हमने यहाँ पर ये पॉइंट, ये कंडीशन भी डाला। दिस कंडीशन इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर रीजन है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग कपल। ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, बुक में है सारी चीजें, तो मैं अभी कुछ नोट वगैरह नहीं दे रहा हूँ बना के। पेज 66 पे आ जाओ, 66 नहीं 64 पे आ जाओ। तो लीनियर मोशन में होता है फोर्स, उसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो ये हो गया रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं। तो वहां पर फोर्स, रोटेशनल में क्या आ जाएगा, इट विल बी टॉर्क। सिंबल ये यूज करते हैं और यहाँ पर सिंबल एफ यूज करते हैं। जरूरी नहीं कि कंपलसरी यही सिंबल लगाना है, लेकिन हम लोग लगाते हैं 11th और 12th में, यही सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया टॉर्क के बारे में। अभी इसमें आपके बुक में बहुत सारी चीजें दी है। अच्छा, इसके लिए एक और नाम है टॉर्क के लिए, ये तो बता दिया, अगर दो है तो कपल, और एक है तो उसको हम लोग सिर्फ टॉर्क बोलेंगे। इसके लिए एक और नाम है, इस वाले के लिए एक और नाम ये मोमेंट ऑफ फोर्स। इसका सिंपल ट्रांसलेशन ऐसा है, मोमेंट का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये हमें प्रैक्टिकली भी बता रहा है, टॉर्क टेल्स अस अबाउट टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये अपने बुक में पेज नंबर 64 पे पूरा भाषण दिया नंबर। अच्छा, कुछ नोटेशंस याद कर देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आता है, देखो यहाँ पर फोर्स इस प्लेन में, लेट अस से हमारा जो डोर है वो ऐसा है, हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, दिस इज आवर डोर, और ये ऐसे खुलने वाला ऐसे बंद होगा, सो दिस इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कैसा वो भी देख लो, दिस इज ओरिजिन, सो पोजीशन वेक्टर होगा ऐसा आर बार, देख लो मैंने यहाँ कहीं तो, अच्छा ये वाला मोशन में होगा तो ये वाला आ जाएगा, शुरुआत में ये है ऐसा, जैसे जैसे टर्न होगा ये पोजीशन वेक्टर अपनी डायरेक्शन टर्न करते जाएगा इसके साथ, वो क्या है डोर के साथ, ठीक है। दैट इज दिस इज डोर, ये है फोर्स, ये है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो इनका प्लेन देखोगे, सो फोर्स इज इन दिस प्लेन, पोजीशन वेक्टर इज इन दिस प्लेन। जब भी टर्न होगा, पोजीशन वेक्टर टर्न हो रहा है, लेट अस से फोर्स हमने यही डायरेक्शन में रखा, तो फोर्स और पोजीशन वेक्टर की देखोगे तो यही प्लेन है, बट रोटेशन कैसा हो रहा है, रोटेशन ऐसा हो रहा है। और उसके लिए अगर हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करेंगे तो वो ऐसे आ रही है। तो जनरली
इसमें क्या होता है, 3 डायमेंशनल डायग्राम आ जाती है। एंड इन दैट केस इफ आई वांट टू डिफाइन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी या फिर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइन करना है, तो वो प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे हम लोग। दैट इज ये ऐसा घूम रहा है तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ये डायरेक्शन ऑफ ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा का डायरेक्शन बाहर आ रहा है, तो ऐसे वेक्टर्स जो है दीज आर सूडो वेक्टर्स, तो उसको हम लोग ये प्लेन में नहीं दिखा सकते। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग कैसे दिखाएंगे, सर्कल देंगे, डॉट दे देंगे। सर्कल का डॉट बता रहा है कि ये वेक्टर जो है बाहर आ रहा है, सपोज अंदर जा रहा है किसी केस में, लेट अस से हमने डोर को ऐसे घुमाया, तो अभी क्या हो गया, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ऐसे घूम रहा है यहाँ से ऐसा, तो थंब इज इनवर्ट्स, मतलब ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी वो अंदर की तरफ है, तो उस केस में हम लोग इसको सर्कल देंगे और क्रॉस दे देंगे। ये कुछ नोटेशन है सूडो वेक्टर्स के लिए यूज करेंगे, या फिर ऐसे वेक्टर जो हमारी नोटबुक के पेज के बाहर आ रहे हैं या फिर नोटबुक के पेज के अंदर जा रहे हैं, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग डॉट या क्रॉस बताएंगे। क्रॉस क्या बता रहा है, बाहर जा रहे हैं, अंदर जा रहा है, दिस इज इनवर्ड्स। ये नोटेशन याद रखो, अपने बुक में ना पेज नंबर 65 पे दिया है देखो। और अगर बाहर आ रहा है तो आउटवर्ड, आउटवर्ड वेक्टर है। किसके आउटवर्ड है, नोटबुक के पेज के आउटवर्ड है, ठीक है। बाकी तो हम लोग दिखाते हैं, कई बार 3D डायग्राम भी बना देते हैं। लेट अस से अभी ये वाली केस है, 3D डायग्राम भी बना सकते हैं हम इसका, बट इट इज नॉट कन्वीनियंट। कैसे, लेट अस से मेरा पोजीशन वेक्टर ऐसा है, डोर इस कंडीशन में है, फिर फोर्स जो है वो मैंने ऐसा लगाया है, ऐसा लगाना जरूरी है, कैसे भी लगा सकते। लेट अस हमने ऐसा लगाया फोर्स, ये एफ वेक्टर हो गया, तो अब इसका टर्निंग जब होगा तो ऑब्वियसली ये ऐसा होगा, इस तरह से टर्न करेगा, तो अपना जो एंगुलर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन वेक्टर है वो ऐसा आने वाला है। सो दिस विल बी ओमेगा वेक्टर, इस तरफ बाहर की तरफ, स्पीड बढ़ने वाली है, ओमेगा वेक्टर बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में होगा, सिंस स्पीड बढ़ने वाली है, ये रुका हुआ है, हमने फोर्स लगाया, सो दैट इज अ टॉर्क। टॉर्क कितना हो जाएगा यहाँ पर, आर बार क्रॉस एफ बार, ठीक है। एक न्यूमेरिकल करते हैं इसका, डायग्राम देता हूं आप लोगों को। फॉर्मूला क्या लगाना है यहाँ पर, टॉर्क इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार लगाना है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड, हेडिंग दे दो, क्या दोगे, आज का टॉपिक अपना वही है, टॉर्क एंड कपल है एक ही चीज, ठीक है, अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन किया फिजिक्स में। फाइंड द टॉर्क, find the magnitude of torque, magnitude of torque from the following figure। मैं आपको फिगर वगैरह क्वेश्चन दे रहा हूँ, दैट इज से फिगर दिया है आपने को, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, this is our position vector r bar and its length is 3 meter। ये मेरा फोर्स है F, F वेक्टर, ऐसा नहीं लेते, थोड़ा सा इजी लेते हैं क्वेश्चन को, फोर्स ऐसा लग रहा है F वेक्टर, एंड दिस एंगल, ये वाला नहीं, ये वाला एंगल लिया आपने को 120 डिग्री। क्या पूछा है, अच्छा फोर्स की वैल्यू भी दिया है, फोर्स इज 10 न्यूटन, मैग्नीट्यूड दिया है, तो कैसे करेंगे इसको, इजी क्वेश्चन लिया है जानबूझ के, कंसेप्ट समझने के लिए। मैं किसी को आइडिया कैसे करना चाहिए इसको, फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और दूसरा फॉर्मूला है टॉर्क इक्वल टू आर परपेंडिकुलर एफ या फिर टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ये सारे फॉर्मूले इसी के,
ये लिखना जरूरी है, आर परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे करेंगे बताओ? दिस इज स्ट्रेट लाइन, सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो एक्सिस वाला ही है ना? हाँ एक्सिस से ही लेना है, एक्सिस से नहीं लेना है एक्चुअली, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और आर इसके बीच में परपेंडिकुलर लेना है डिस्टेंस। सबसे आसान कौन सा लग रहा है तीनों में से? फर्स्ट वन कब यूज करना है? व्हेन यू हैव वेक्टर फॉर्मेट, मतलब वेक्टर फॉर्म में दिया है किसको? आर को। लेट अस से आर दिया है आपको 3i + 4j, ऐसे केसेस में ये ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर ऐसे फॉर्मेट में नहीं दिया अपने को, तो इससे करोगे तो ज्यादा कष्ट हो जाएगा। इससे भी कर सकते हैं बट देयर विल बी डिफिकल्ट वे टू सॉल्व यूजिंग दिस मेथड। सर बट आर वेक्टर की तो वैल्यू भी है 3 मीटर। 3 मीटर दिया है, आई जे के डायरेक्शन दिया है क्या? एक्सिस नहीं दिया है। अगर ये मेथड यूज करना है तो हमें एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा, लंबा रास्ता हो जाएगा, जरूरत नहीं है। अगर ये करना है तो ज्योमेट्री से इसका हम लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और तीसरा है ये वाला फॉर्मूला, जिसमें अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू सीधी दी है तो हम लोग बिना ज्योमेट्री के कर सकते हैं। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू दी है, इनडायरेक्टली दिया है, डायरेक्टली दिया है, तो सबसे आसान तरीका ये है। ठीक है, ये ज्योमेट्री वाली मेथड है। ज्योमेट्री मतलब डायग्राम बना के, यहाँ डायग्राम है बट जरूरत नहीं उसकी, दोनों से हो जाएगा। सेकंड वाले, थर्ड वाले से करते हैं, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो थीटा किसके बीच में एंगल है ये आपको पता होना चाहिए। इट इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ। तो आर वेक्टर का डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, ठीक है, भले ये मैग्नीट्यूड है, वी कैन शिफ्ट दिस वेक्टर, ये तो पता है ना आपको, वेक्टर को उठा के यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा आर वेक्टर हो जाएगा। इस डायग्राम को वापस से बनाते हैं, ये मेरा आर वेक्टर हो गया, लेंथ वही रहेगी 3 मीटर, और ये जो एफ वेक्टर है वो ऐसा हो जाएगा जैसा था वैसा, इसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही रहेगा, डायरेक्शन भी सेम रखा है मैंने, इमेजिन कर लो कि सेम डायरेक्शन है। और इन दोनों में यहाँ पर एंगल 120 है, ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल, क्योंकि आर और एफ में एंगल पूछा है, दिस इज 60 डिग्री, क्योंकि थीटा किसके बीच में है? आर और एफ में एंगल है, और कौन सा वाला एक्यूट एंगल लेना है? ये इस तरह से, ये वाला एंगल नहीं ले सकते। ठीक है, तो कैसे करेंगे फिर? फॉर्मूला ये लगा दो, टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। आर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर व्हिच इज 3, एफ इज मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर व्हिच इज 10, और कितना? साइन ऑफ 60 लेंगे, कितना साइन 60? तो ये हो गया 30 इंटू 15√3। यूनिट क्या आएगा? यूनिट क्या आएगा? न्यूटन मीटर। कहाँ से पता चला? ये देखो, थीटा तो ये एंगल ही है वैसे भी, सो डिस्टेंस इंटू फोर्स, सो न्यूटन इंटू मीटर। लिख लो, सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, यहाँ पर 2 पॉइंट ऑब्जर्व करने वाले हैं। टॉर्क इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, ये वाला फॉर्मूला, इसको थोड़ा और बुकों में जो दिया है वो पॉइंट ये इसमें कवर करता है। ये वाला एग्जांपल क्लियर है ना सभी को? ये जो फॉर्मूला है इसको देखो, टॉर्क इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। ठीक है, अगर कपल वाली केस है, मेरे पास 2 फोर्सेस होंगे ऐसे, ये एक ऑब्जेक्ट, इस पे एक फोर्स, अब हम रैंडम डायरेक्शन लेंगे, लेट अस से ये लाइन में ऐसा फोर्स लग रहा है F1। ठीक है, जरूरी नहीं कि ऐसे ही लगा है। सपोज इफ आई एक्सर्ट फोर्स लाइक दिस, एक ऐसा लगा ऐसा और एक ऐसा लगाएंगे, स्टिल इट विल रोटेट। एक ऐसा लगा है, एक ऐसा लगा है, ठीक है, एज लॉन्ग एज कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज अपोजिट इट कैन रोटेट। ठीक है, तो दोनों ही केस में वो रोटेट कर सकता है। एक फोर्स ऐसा लगा एंड लेट अस से दूसरा फोर्स हमने कुछ और एंगल पे लगाया था ऐसा। ये जो लाइन है, दीज आर लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जिस तरफ वो फोर्स एक्ट करने वाले हैं उस लाइन में, ये एफ अपोजिट होना चाहिए, सॉरी अपोजिट होना चाहिए था, दिस मस्ट बी अपोजिट। हाँ, अब सही है। ठीक है, ये लाइन ऑफ एक्शन, तो ऑब्वियस बात है दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग है। और लेट अस से ये अब कैसे रोटेट करेगा? दिस विल रोटेट लाइक दिस, ऐसा।
है ना। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आर परपेंडिकुलर इनटू एस, तो ये एफ है, ठीक है, और ये है, तो लेट अस से मिड पॉइंट ले लेंगे और ये अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेंगे, तो दिस विल बी आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। यहाँ पर याद क्या रखना है, ये जो आर परपेंडिकुलर है इट इज बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वी कैन से इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड आर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस पे टॉर्क डिपेंड कर रहा है, और ये जो एफ है इसकी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, ठीक है। तो एक पॉइंट आपके बुक में से बता देता हूँ, पेज नंबर आ जाओ 66 है, वहाँ पर बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, वो पॉइंट को हम लोग इस एग्जाम्पल से समझेंगे। पेज 66 में आ जाओ, डायग्राम के नीचे देखो क्या दिया है, मूवमेंट ऑफ अ गिवन कपल इज कांस्टेंट, मतलब अगर ये कपल का पेयर दिया है F1 और F2, ठीक है, ये F1 F2, ऑब्वियसली इनकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, तो ये कपल दिया है, ठीक है, तो इसका मूवमेंट ऑफ कपल इज कांस्टेंट, मतलब इसका टर्निंग इफेक्ट एक जैसा होगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन, मतलब ये इधर लगाओ, ये थोड़ा सा इधर लगाओ, कैसे भी लगाओ, ठीक है। कहां तक कांस्टेंट रहेगा, कौन सी कंडीशन में, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस और द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दो, ये पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन वो चेंज कर दो, बट इट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द फोर्सेस। पहली चीज फोर्सेस की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है, फॉर्मूला बता रहा है। दूसरी चीज एंड द सेपरेशन बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन, इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो सेपरेशन है उस पर डिपेंड करेगा, दैट इज आर परपेंडिकुलर पे, तो ये दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वो उस स्टेटमेंट का मीनिंग है। एनीवेज अगर हम लोग फॉर्मूला ये फॉर्मेट में लिखते हैं तो वो सारी चीजें यहाँ पर कवर हो रही हैं, और हम लोग अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर क्या करने वाले हैं, वी विल डू दिस, हम लोग कंपोनेंट वगैरह निकालेंगे या फिर साइन थीटा वगैरह यूज करने वाले हैं उस केस में, ठीक है। एक ये वाला एग्जांपल भी लेके दिखा रहा हूँ लोगों को, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एग्जांपल है, तो वहां पर भी हम लोग पढ़ने वाले यही चीज, फिर भी करा के देता हूँ। सपोज मेरे पास एक डाइपोल है, व्हाट इज डाइपोल वो समझा देता हूँ। लेट अस से मेरे पास दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, ठीक है, और ये दोनों कुछ डिस्टेंस लेट अस से एल डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ठीक है। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है, टू ऑपोजिट चार्जेस तो पता ही है, चार्जेस क्या होते हैं, जिससे अब इन चार्जेस के अंदर कौन सा फोर्स आएगा, तो ये अट्रैक्टिव आएगा, एक प्लस है एक माइनस है। बट ये ऐसा सिस्टम है, इमेजिन करो कि ये एक रॉड है, यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को चिपका दिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज को चिपका दिया, तो भले ही उनमें अट्रैक्टिव फोर्स हो या ना हो, ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, सो दिस इज फिक्स्ड, ठीक है। अब ये चार्जेस की खासियत क्या है, तो अगर प्लस चार्ज है तो दूसरे प्लस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। अगर ये प्लस है दूसरा माइनस होता तो ये अट्रैक्ट करता। अब इसका नेट चार्ज की बात करेंगे, व्हाट इज नेट चार्ज, नेट चार्ज मतलब सम ऑफ चार्जेस, इसको ऐड कर दो कितना आ रहा है 18, q प्लस q, इट इज नॉट 9, इट इज q, ये सिंबल लिया मैंने, सो इट इज q प्लस q टू q, यहाँ पर q माइनस q, 0, तो डाइपोल की खासियत है कि उसका नेट चार्ज 0 है। फिर भी ये कुछ स्पेशल इफेक्ट्स दिखाता है, कौन से स्पेशल इफेक्ट्स दिखाता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ एडिशनल चीजें बताता हूँ इसके बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ा नहीं है, कुछ और स्पेशल चीजें बताता हूँ। देखो सपोज ये चार्ज को मैंने, ये जो अपना चार्ज है प्लस क्यू, इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी जगह जहां पर इस पे फोर्स लगेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर है इस रूम में, बट हमारे ऊपर एक फोर्स लग रहा है इस वक्त, वो कौन सा फोर्स है, ये तो नहीं है, हमारे पे कोई तो फोर्स है जो कंटिन्यूस लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग जिस एरिया में है, जिस रीजन में, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। सो राइट नाउ वी आर इन ग्रेविटेशनल फील्ड, और पे जहां पर भी रहेंगे वी आर इन ग्रेविटेशनल फील्ड। वैसे ही कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या करेगा, दिस विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। लेट अस से मेरी फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो लेट अस से फील्ड इस तरफ है तो मेरा फोर्स इस तरफ लगने वाला है। फील्ड अगर इस तरफ होगी तो
प्लस क्यू पे चार्ज किस तरफ लगेगा, उसी डायरेक्शन में लगने वाला है, उसपे फोर्स प्लस क्यू पे उसी तरफ फोर्स लगेगा। तो पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। व्हाट अबाउट नेगेटिव चार्ज, उल्टा लगेगा। तो नेगेटिव चार्ज पे इफ माय फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन देन द फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है इस एग्जांपल के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, मुझे ये फॉर्मूला आपको पढ़ाना है, ये इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया, खास एग्जांपल लिया। ठीक है, अब हम लोग इस डाइपोल को, दिस सिस्टम इज कॉल्ड डाइपोल। डाइपोल क्यों बोलते हैं, डाई का मतलब होता है दो अपोजिट चार्जेस हैं। जनरली पोल अपोजिट चार्जेस के बारे में बताता है, अपोजिट थिंग्स। तो यहाँ पर दो अपोजिट चार्जेस हैं, दे आर सेपरेटेड बाय सम फिक्स्ड डिस्टेंस। ये डिस्टेंस फिक्स है, अगर नहीं होगा तो ये चिपक जाएंगे, वो नहीं चाहिए हमको। वी वांट दिस फिक्स्ड, डंबल की तरह चाहिए अपने को। ये डंबल है, सपोज यहाँ पर एक चार्ज, यहाँ पर एक चार्ज लगा हुआ, ये नजदीक नहीं आ सकते। ऐसा नेचर में कहाँ कहाँ अवेलेबल है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं H2O, या फिर ऐसे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स है उसमें, या फिर NaCl ले लो। H2O में दो डाइपोल्स हैं, NaCl में एक डाइपोल है, सोडियम क्लोराइड, नमक। तो वो डाइपोल होता है, उनका स्ट्रक्चर जो होता है इट डाइपोल स्ट्रक्चर, ऐसा होता है, चार्जेस सेपरेटेड होते हैं। तो अगर इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे दिखाते हैं एरोस से। आपने स्कूल में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा होगा, पढ़ा था क्या? ऐसा कुछ डायग्राम वगैरह दिखाई दे क्या आपको? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के भी ऐसे ही लाइंस बनते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, पढ़ाएंगे 11th में हम लोग पढ़ने वाले सारी चीजें। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैंने क्या बताया, प्लस क्यू पे किस तरफ चार्ज फोर्स लगने वाला है, ऑन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये मेरा प्लस क्यू इधर लिख देता हूँ, फोर्स लगा ऐसा। ठीक है, इस पे फोर्स जो लगेगा, मैं ये इरेज कर दिया मैंने लाइन, इस तरफ लगेगा। मैं अलग कलर से दिखा दूं क्या फोर्स को, कंफ्यूजन होगा अदरवाइज। ये लेते हैं, ये मेरा इस माइनस क्यू पे फोर्स। ठीक है, वेक्टर है। फोर्स वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो होती है इट इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारे फॉर्मूले मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेसन में। ठीक है, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी वैल्यू है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों, तो इसलिए इसके कुछ तो वैल्यू आएगी एंड दैट इज इक्वल टू फोर्स। इस पे भी फोर्स उतना ही आएगा क्योंकि ये मैंने दोनों चार्जेस बराबर लिए, एक ही फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो ये फील्ड की वैल्यू भी हर जगह बराबर है, चार्ज की वैल्यू भी बराबर है, सिर्फ साइन अलग है। इसका मतलब ये फोर्सेस बराबर होंगे, दिस फोर्सेस विल हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो अब ये सिस्टम कैसा हो गया, अपना कपल वाला सिस्टम हो गया। देयर आर टू फोर्सेस, अपोजिट फोर्सेस है, दे आर एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। ये इसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो, तो दो अलग अलग पॉइंट्स पे ऑब्जेक्ट एक्ट हो रहे हैं। और लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, दिस विल बी लाइन ऑफ एक्शन। ये हो गई अपनी लाइन ऑफ एक्शन। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इक्वल टू आर परपेंडिकुलर एफ। मैं जो ज्योमेट्रिकल मेथड की बात कर रहा हूँ वो यहाँ लगाएंगे। तो आर परपेंडिकुलर मतलब ये लाइन कौन सी वाली, ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बताओ, और कहां से ड्रॉ करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, दीज आर पैरेलल लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। सेम परपेंडिकुलर, सिंपल, यहां से परपेंडिकुलर बनाएंगे हम लोग, ये ऐसा, ये वाला। ठीक है, बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये डिस्टेंस मुझे निकालना है, दिस इज माय आर परपेंडिकुलर, ये मल्टीप्लाइड बाय एफ हो जाएगा टॉर्क। सो टॉर्क इज आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है सिंस वी आर नॉट टेकिंग वेक्टर फॉर्म, ज्योमेट्रिकल मेथड से करते हैं। आर परपेंडिकुलर, अब ये कितना होगा कैसे निकाल सकते हैं, अलग अलग मेथड से निकाल सकते हैं। इफ आई नो दिस एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा L sin थीटा। अगर मेरे पास थीटा है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ज्योमेट्री वापस आ जाओ इधर, यही ट्राइंगल यहाँ बनाते हैं, L, ये R परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये थीटा, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस,
तो मेरा आर परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी एल साइन थीटा। थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये एल साइन थीटा अगर मैं इधर लिख दूँ एल साइन थीटा इंटू एफ, तो ये वाला फॉर्मेट ये वाला फॉर्मेट सेम हो गया। एक ही चीज है, उसको अलग अलग फॉर्म में लिखा है मैंने। तो इस एग्जांपल में अगर मुझे थीटा के फॉर्म में बताया तो मैं ऐसे बता सकता हूँ, अदरवाइज ये डायरेक्ट हो गया अपना आंसर। अगर फोर्स की वैल्यू डाल देंगे तो दिस विल बी क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस विल बी फोर्स, आर परपेंडिकुलर ये है। इफ आई वांट दिस इन टर्म्स ऑफ थीटा, थीटा ये है एंगल, तो ये हो जाएगा आर परपेंडिकुलर कितना था, दिस वाज एल sin थीटा। ये हो गया टॉर्क ऑन, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका डेरिवेशन है 3 मार्क का आता है। कौन से लेसन में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। मैंने आपको ये फोर्स में ही पढ़ा दिया एग्जाम्पल की तरह, ठीक है? समझा ये कैसा है? अब क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, आपको वैल्यूज दे सकते हैं। चार्ज की वैल्यू दे देंगे 1 कूलम, फिर 1 कूलम डाल दो। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जो होता है वो होता है, इस पे से निकाल सकते हैं, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड लेटर से 10 न्यूटन पर कूलम दे दिया है। चार्ज जो है वो दे दिया है लेटर से 2 कूलम दे दिया चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी 10 न्यूटन पर कूलम। और डाइपोल जो है वो इनिशियली लेटर से 30 डिग्री पर रखा हुआ है। तो क्या आप लोग ये फॉर्मूला से सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं? डाइपोल का लेंथ देना जरूरी है, तो वो लेंथ भी दिया हुआ है, 1 मीटर का डाइपोल है, बड़ा डाइपोल है। सारी वैल्यू दिए तो क्या हम लोग ये निकाल सकते हैं टॉर्क कितना आ जाएगा इस केस में? कितना आ जाएगा टॉर्क? और जल्दी करो। 0 जीरो थोड़ी ना आएगा रे, जीरो कैसे आएगा? 10 यूनिट्स आएगा। यूनिट क्या आएंगे इसके? यूनिट वही आएंगे न्यूटन मीटर। टॉर्क का एक ही यूनिट याद रखो, न्यूटन मीटर, है ना? तो कैलकुलेट कर लो, ये वैल्यू डालो, मल्टीप्लाई करो, sin 30 इज हाफ, तो ये 2 कट हो जाएगा, 10 into 1 10 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको एग्जाम्स में। तो सिंपल था, हमें फॉर्मूला ये यूज करना था। अच्छा, मैंने ये क्यों बताया ये वाला एग्जांपल, मुझे ये फॉर्मूला कैसे यूज करते बता रहा था। दिस इज ज्योमेट्रिकल मेथड। और इस वाले में क्या था? ट्रिग्नोमेट्री, sin थीटा वगैरह हमने लगा के डायरेक्ट कर लिया। इफ वी नो डायरेक्टली एंगल, यहाँ एंगल नहीं पता था तो हमने ज्योमेट्री यूज किया और फॉर्मूला बनाया। और वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला के लिए एक क्वेश्चन करता है, ये लिखना है आपको, तो लिख लो। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करता है, इस पे क्वेश्चन करता है। अब ये कब यूज करना है? जब वेक्टर फॉर्म में दिया है। वेक्टर फॉर्म में मतलब कैसा दिया जाएगा? लेट अस से एग्जांपल लेते हैं, फाइंड टॉर्क एक्टिंग on a body if r vector equal to 3i plus 2j minus k, ये rg के फॉर्मेट में दिया है। दूसरा f वेक्टर इक्वल टू 8j कैप, इसका यूनिट होगा न्यूटन, इसका यूनिट दिया है मीटर्स में, और टॉर्क निकालना है। सिंस ये दोनों अपने पास वेक्टर में है तो आंसर वेक्टर में आना है, ऑब्वियस बात है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो क्वेश्चन लिख लो, सॉल्व करते हैं इसको। करें सॉल्व इसको? अब देखो, सिंस दिस इज इन वेक्टर फॉर्म,
हमें फॉर्मूला पता है टॉर्क इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे इसको, इधर आई जे, याद आ रहा है कुछ ऐसा हमने सेकंड लेसन में पढ़ा है, आई जे के हो गया, पहला वेक्टर क्या, ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है या नहीं है, फर्स्ट आर लिखना और सेकंड एफ लिखना जरूरी है या आगे पीछे लिख सकता है, इज इट इंपॉर्टेंट टू फॉलो दिस सीक्वेंस, या मैं ऐसे लिख दूं तो चलेगा, इज इट फाइन इफ आई राइट दिस एफ क्रॉस आर, दिस इज नॉट करेक्ट, क्यों नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर का, सीक्वेंस चेंज कर दोगे तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इस तरफ वेक्टर है, अगर सीक्वेंस चेंज कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो नहीं होना चाहिए, इसलिए यू कैन नॉट चेंज दिस सीक्वेंस, ठीक है। तो आई जे के पहला वेक्टर कौन सा है, आर, तो ये लिखेंगे, कंपोनेंट है 3, इसका है 2, इसका है -1, एफ दूसरा वेक्टर है, इसमें आई है नहीं तो 0 लिखेंगे, जे वाला है, के वाला नहीं है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, याद करो थोड़ा सा, वापस से बता रहा हूँ, देखो कैसे करेंगे इसको, पहले ये लिख देना है आई कैप, इसकी लाइन कवर कर दो, अभी लिखो मत, ये मैं पूरा लिख देता हूँ, बाद में लिखने के लिए टाइम दूंगा आपको, पहले आई कैप लिखा, इसको कवर कर दो, ये बचा इतना, 4 नंबर्स बचे, ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 into 0, सीक्वेंस क्या है, ऐसा बाद में ऐसा, उल्टा नहीं करना है, 2 into 0 0 माइनस 8 into -1, तो 0 माइनस 8 into -1 कितना, -1, यहाँ पर गड़बड़ कहाँ होती है, प्लस माइनस लिखने में गड़बड़ हो जाती है, ये माइनस भी है, दिस मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया पहले का, दूसरी जो टर्म है उसको हम लोग नेगेटिव साइन देके लिखते हैं, माइनस जे क्या है, इसकी लाइन कवर कर दो, ये कवर हो गई और ये बीच वाली कवर हो गई, ये 4 बच गए, 1 2 3 4, वापस से क्रॉस करो, 3 into 0 माइनस ये भी 0, तो 0 ही होना है, प्लस देखो बीच वाली टर्म को नेगेटिव करना है, बाकी सारी पॉजिटिव ही है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ऐसा है, ये वाला प्लस ही रहेगा, के क्या है, इसकी लाइन कवर कर दो, ये 4 बच गए, 3 into 8 -0, तो ये कितना आ रहा है आंसर, 8 आई कैप और ये वो 0 ही है ना, प्लस 24 के कैप, बाकी तो 0 ही आ रहा है, तो ये आ गया टॉर्क। अब देखो आर और एफ वेक्टर में थे, तो ये भी वेक्टर में है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछ ले फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, यहाँ सिर्फ टॉर्क पूछा है, तो ये आंसर हो गया खत्म, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे फिर, दिस इज आवर आंसर, दिस इज टॉर्क इक्वल टू 8 आई कैप प्लस 24 जे कैप, 24 के कैप, लेकिन ये मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड कितने है, ये कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट में आई का कंपोनेंट मतलब कि 8 का स्क्वायर प्लस जे का कंपोनेंट है ही नहीं, के का कंपोनेंट 24, ये कैलकुलेट कर लो, दिस विल बी मैग्नीट्यूड, अगर पूछा है तो, नहीं पूछा है तो मत कष्ट करो, इतना ही हो गया आंसर, ठीक है, लिख लो, अपने को यहाँ नहीं पूछा था तो ये करने की जरूरत नहीं है, अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 67 पे आ जाओ जरा, वहाँ एक टेबल दिया है, 2 चीजों को कुछ में डिस्टिंग्विश करने बताया, वहाँ पर क्या फर्क है, मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ कपल में, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है बट उसी को एक बार देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, तो टॉर्क का वही फॉर्मूला आर बार क्रॉस एफ बार, मोमेंट ऑफ कपल में फॉर्मूला देखोगे तो उन्होंने R12 क्रॉस एफ लिया है और R21 क्रॉस F2 लिया है, बात एक ही है, ठीक है, मैंने जो फॉर्मूला दिया वही हर जगह चल जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, देखो मोमेंट ऑफ फोर्स में टॉर्क डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, इसका रीजन इसलिए ऐसा है, अगर आप डोर का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, हम लोग जनरली करते हैं क्लास में, सपोज अपना डोर है ये क्लास का, इसको हमने यहाँ से पुश किया, ये तो फिक्स है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, हिंज हम लोग नहीं चेंज कर सकते, तो यहाँ से मैंने फोर्स लगाया
और फिर यहाँ से फोर्स लग रहा है और फिर यहाँ से लग रहा है, कौन सा वाला इजी लग रहा है? F1, F2, F3। कौन से केस में इजीली आप डोर खोल सकते हो? F1 कौन से में ज्यादा एफर्ट लगेगा? F3 सबसे ज्यादा F3 में लगेगा। क्यों? सर वो एक्सिस के क्योंकि पास है। हाँ ये हमें पहले से पता था, तो टॉर्क हमको पहले से ही पता था। टॉर्क होता है R परपेंडिकुलर इनटू F। अब अगर यही कंडीशन में हम देखते हैं तो दिस इज R1 R3, दिस इज R2 एंड दिस वन इज R1। तो कौन से केस में सबसे ज्यादा टॉर्क लगने वाला है जिसमें R सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा टॉर्क, सिंस हमें इस डोर को उतना ही घुमाना है, कोई भी फोर्स ले लो, कोई भी सिचुएशन ले लो, डोर तो उतना ही खोलना है ना? तो सिंस हमारा टॉर्क कांस्टेंट है, तो अगर हमारा R बढ़ेगा तो F घटेगा, इसलिए यहाँ से कम एफर्ट से हम इसको घुमा सकते हैं क्योंकि R बढ़ा दिया। वही अगर R घटा देंगे, इफ वी डिक्रीज दिस R, सिंस टॉर्क इज कांस्टेंट इन आवर एग्जांपल, तो R घटा देंगे तो F बढ़ जाएगा। देख लो, R घटा दिया F बढ़ गया। तो हमें ये पहले से ही पता था, सिर्फ उसी को हमने मैथमेटिकली लिखा है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अलग अलग पॉइंट्स पर हम लोग जब लगा रहे हैं, सिंस ये फिक्स है तो ये R चेंज होने की वजह से टॉर्क चेंज होता है, इसलिए ये एक्सिस पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ फोर्स। जबकि मोमेंट ऑफ कपल डिपेंड्स ओनली अपॉन टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस किस तरह से कौन सी लाइन ऑफ एक्शन में और उनमें सेपरेशन कितना है उस पर डिपेंड करेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन और द पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, थर्ड जो एग्जांपल है, थर्ड जो पॉइंट है, इट कैन प्रोड्यूस ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन आल्सो इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स्ड और इफ फ्रिक्शन इज नॉट इनफ। इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज हमने यहाँ करना पड़ेगा, टेबल पे करते हैं एक्सपेरिमेंट। ये ऑब्जेक्ट लिया, इसको टेबल पे रखा, ठीक है, और यहाँ से फोर्स लगाया, देखो टर्न हो रहा है। क्यों हो रहा है ये टर्न? सिंस देयर इज अ फ्रिक्शन, अदरवाइज ये टर्न नहीं होता। अगर स्पेस में है, सेम फोर्स लगेंगे टर्न नहीं होगा। यहाँ पर हो रहा है, क्यों हो पा रहा है? देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन माय हैंड एंड दिस ऑब्जेक्ट, या फिर टेबल और इस ऑब्जेक्ट में। बट इन सम केसेस इफ दैट फ्रिक्शन इज नॉट इनफ, व्हाट विल हैपन? सपोज ये इस सरफेस पे फ्रिक्शन इनफ नहीं है, तो ये ऐसे भी जाएगा और ऐसे भी निकल जाएगा। सो कुछ रैंडम पाथ आएगा यहाँ पर टर्निंग भी होगा, ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा जा रहा है, फिर ऐसा जा रहा है। तो यहाँ पर वो आगे भी बढ़ रहा है, साथ में वो टर्न भी हो रहा है, दोनों मोशन हो रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स मोशन है, यहाँ पर रोटेशन भी हो रहा है प्लस ट्रांसलेशन भी हो रहा है। ऐसा कहाँ हो सकता है? इस वाले केस में, हाँ, फोर्स के केस में, क्योंकि अकेला फोर्स है ना। लेकिन अगर कपल लगाएंगे सो इट कैन प्रोड्यूस प्योर रोटेशनल मोशन, क्योंकि वो ऑलरेडी जोड़ी है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक फोर्स हमारे हाथ में, दूसरा हमारे हाथ में नहीं है। फ्रिक्शन हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते, इट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो फ्रिक्शन हो सकता है, और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे कि डोर के केस में ये फिक्स्ड है, तो इस केस में हमें टेंशन नहीं है कि ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, यहाँ प्योर रोटेशन होगा इफ दिस इज फिक्स्ड। यहाँ मैंने लिखा था हर एक एग्जाम्पल में, इफ दिस इज नॉट फिक्स्ड तो कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना थर्ड पॉइंट। सो मोमेंट ऑफ कपल, तो कपल में हमें क्या याद रखना है? कपल के केस में इट कैन प्रोड्यूस ओनली प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, फोर्स के केस में, मोमेंट ऑफ फोर्स के केस में हो सकता है इफ द अदर काउंटर पार्ट इज नॉट सफिशिएंट देन देयर कुड बी ट्रांसलेशनल मोशन और कॉम्प्लेक्स मोशन हो जाएगा। ये हमेशा प्योर रोटेशन रहेगा। कौन सा? कपल वाला। ये फोर्थ पॉइंट क्या है? रोटेशनल इफेक्ट कैन बी बैलेंस्ड बाय अ प्रॉपर सिंगल फोर्स। इस केस में डोर के एग्जांपल में मुझे बैलेंस करना है। ये यहाँ पर टॉर्क कितना लगेगा? फर्स्ट केस में टॉर्क 1 विल बी, या फिर टॉर्क बोल सकते हो सिंपली, टॉर्क विल बी F1 R1 वेक्टर में लिखना तो वेक्टर में लिख लेते हैं, R1 क्रॉस F1 वेक्टर। ठीक है, इस केस में इसको बैलेंस करना है। तो इफ आई एक्सर्ट इक्वल फोर्स, है ना, F1 डैश एट सेम पोजीशन, तो मैं इसको बैलेंस कर सकता हूँ। दूसरा तरीका मतलब क्या है? मैं डोर खोल रहा हूँ और आप लोगों ने देखा है फिजिक्स के सर आगे लेक्चर लेंगे, उससे अच्छा हम लोग अंदर से बंद कर देते। आपने पीछे की तरफ से लगा दिया फोर्स, तो कहाँ लगाना है? सेम पॉइंट में लगाना जरूरी है क्या? इज इट नेसेसरी? नहीं। अगर आप यहां पर भी लगाओगे, यहां बीच में, तो भी चलेगा। व्हाट इज कंडीशन? दिस टॉर्क
या फिर ये हम इसको बोलेंगे बैलेंसिंग टॉर्क शुड बी इक्वल टू दिस टॉर्क, ये जरूरी है। तो सिंस यहाँ लगाओगे, मैं यहाँ से पुश कर रहा हूँ, आप यहाँ से कर रहे हो, तो आपको 2-3 लोगों को मिलकर पुश करना पड़ेगा मुझे बैलेंस करने के लिए। अगर मैं यहाँ से पुश कर रहा हूँ और आपने यहाँ से लगा दिया, तो मैंने सपोज ये लगा है F2, तो ऑब्वियस बात है आपको बहुत कम फोर्स में मुझे रोकते आएगा, ठीक है। एनीवेज क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉर्क इज इंपॉर्टेंट। सो दिस टॉर्क कैन बी बैलेंस्ड बाय अनदर टॉर्क। और कितने फोर्सेस चाहिए अनदर टॉर्क में, उसमें भी एक ही फोर्स चाहिए, 2 फोर्सेस की जरूरत नहीं है, एक से भी काम बन जाएगा। ये पता है अपने 4th पॉइंट में। तो मोमेंट ऑफ फोर्स को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ फोर्स ही चाहिए। और अगर कपल को बैलेंस करना है तो भी कपल ही चाहिए, ठीक है। एक रोटेट कर रहा है, ऐसा ऑब्जेक्ट स्पेस में रोटेट कर रहा है, जैसे कि अर्थ, तो अर्थ को रोकना है तो एक हाथ से रोक सकते हैं क्या, नहीं, दोनों हाथों से रोकना पड़ेगा। ऑब्वियसली हम लोग नहीं रोक सकते हैं, बट इमेजिन करो कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा रोटेट कर रहा है, तो उसको रोकना है तो इस तरह से ये रोटेशनल हो रहा है, इसको काउंटर टॉर्क ऐसा लगेगा अपोजिट में, ये इसको ऐसा रोटेट कर रहा है, ऊपर रोटेट कर रहा है, तो उसको हम लोग काउंटर टॉर्क बोलते हैं, काउंटर टॉर्क, जो टॉर्क के इफेक्ट को कैंसिल आउट करता है। तो हमारे जो व्हीकल के ब्रेक्स है उससे ये लगाना पड़ेगा, व्हीकल का टायर घूम रहा है, ठीक है, तो घूमने वाली चीज को रोकना है, तो वहां पर ब्रेक्स में क्या लगाना जरूरी है, काउंटर टॉर्क लगाना जरूरी है।